राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 20 फरवरी को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीति आयोग की बैठक और बिहार राज्य के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। कल की मीटिंग में तो जब से नीति आयोग की बैठक होती है उसमें समय समय पर जो कई चीज़ों की बात हम लोग करते रहे, उसी सिलसिले में हमने इस बात की चर्चा की थी कि पहले से कई बात हम लोग करते रहे इस बात की चर्चा। आज जो कल जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में तो हमने इस बात के लिए बधाई दिया है, कहा है कि साहब इसके लिए तो हर राज्य से अधिकारियों के साथ इतनी बैठक होकर के आप लोगों ने 6 पॉइंट निर्धारित किया, तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो सिर्फ मीटिंग होती थी, तो इस बार तो कम से कम कुछ आइडिया के साथ उन लोगों ने मीटिंग की और राज्यों को भी कहा कि आप बताइए। तो हमारे अधिकारियों को तो जितनी बात कहनी थी वो कही थी और डिटेल इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने लिखित रूप से भी अपना विचार भेज दिया। लेकिन कुछ बातों की चर्चा तो जब बातचीत होती है तो करना ही पड़ता है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने जो बिहार में जिस ढंग से जो भी काम किया जाता रहा है उन सब चीज़ों के बारे में, बिजली के बारे में, एक एक चीज़ जो बात उन लोगों की है ना चल रही है ना कि हर घर बिजली पहुँचे, हम लोग तो पहुँचा दिए। नल का जल का भी बात चल रहा है, तो हम लोग सब ये सब काम तो किए हैं हम लोग। तो इन सब चीज़ों के बारे में सबको जानकारी है, उनको तो सब जानकारी है ही केंद्र को, लेकिन ये सब बात करते हुए लेकिन बिजली के मामले में तो हमने भी सवाल उठाया और कई और चीज़ों के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने कही कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और बिजली का अगर सारे देश का एक ही रेट हो, हर लोगों का एक ही रेट दिया जाए किसी भी राज्य को, हम लोगों को ज़्यादा पैसा लगता है, तो ये सबसे अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने बिहार राज्य में शराबबंदी को लेकर भी चर्चा की और लोगों को शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर बिहार में किसी तरह से शराब बेची व खरीदी जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकांश लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं, कुछ लोग गड़बड़ करता है, तो उस गड़बड़ करने वालों में तो हम लोगों ने तो पहले ही किया था। याद करिए एक बार जो गोपालगंज इलाके में हुआ था, जब हम लोगों ने लागू किया था, हम लोगों ने क्या कहा था कि कितनी गंदी चीज़ है। एक तो शराब ही बुरी चीज़ है और उसके अलावे कोई चीज़ खाएगा, देखते नहीं यूपी वगैरह में कहीं भी जहरीले शराब से क्या हालत होता। तो हम लोगों ने तो रोक लगाया। इसके बाद भी जो निजी तौर पर बाएं दाएं इधर उधर से कुछ काम करता है तो सफ़र करता है, तब तो लोगों को समझना चाहिए। सब लोग इस बात के लिए अलर्ट हैं और इस विषय पर नियमित तौर पर उन लोगों की रिपोर्ट भी आती है और हम लोग इसके बारे में चर्चा भी करते हैं। लगाम कसने की तो है ही और वो किया गया और सब लोगों को तो हम लोग यही कह रहे हैं ना कि अरे भाई अगर कोई बात, तो हम तो एक दो और मीटिंग थी तो आप लोगों ने तो प्रेस में छपा भी था। हमने कहा कि अगर कोई भाई हमारा अधिकारी है, पुलिस वाला, जिसको एक जिम्मा दिया गया, अगर वो मान लीजिए कि पीता है, तब तो उसको सब कार्रवाई तो होना एक अलग बात है, उसको हम डिसमिस काहे नहीं करेंगे। सब लोग वचन दिए हुए, संकल्प लिए हुए, इसके लिए संबद्ध विभागों को लगातार पूरे प्रशासन को मेरी तरफ से जो कहना है हम बराबर अलर्ट करते हैं और समय समय पर रिपोर्ट भी आती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और कुछ चीज़ों के बारे में तो आप लोगों को पता चलता है, कुछ चीज़ों के बारे में हम सीधे बुला करके भी बातचीत करते रहते हैं कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, तो उस पर लोग लगे। अब पहले की तुलना में कई बार हो रहा था, बाहर से आता है और मान लीजिए कि कोई ले करके आ रहा है, वो पकड़ा गया, लेकिन कौन इसका ओरिजिनल है, कहाँ से व्यापार जो कर रहा है इन सब चीज़ों का, अब तो शुरू हो गया ना। अब वैसे लोगों पर भी हुआ तो है, लेकिन हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे भाई लोगों में जरूर कहिए, ये कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, ये लोगों की इच्छा है, महिलाओं की इच्छा, और उसके आधार पर जो किया गया बापू के भावने को हम लोगों ने यहाँ पर अपना करके साकार करने की कोशिश की है, करना चाहते हैं हम लोग, तो सबका सहयोग चाहिए। और एक बात हम याद कराएंगे, जब 17 में जब इसके लिए हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई थी तो गांधी मैदान में पत्रकार बंधुओं ने भी शपथ ली थी, तो भूलिएगा नहीं। सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए पॉजिटिव चीज भी, सकारात्मक बात भी सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर करें, ये हम कह रहे हैं। हम तो और कुछ कह नहीं रहे कि भाई उसके माध्यम से कुछ लोग बिना मतलब जिनको न कोई अनुभव है न कोई इंटरेस्ट लेते हैं कहाँ जाना हो, बैठे बैठे कुछ कुछ कोई करता रहता है।
तो अच्छी बात नहीं। और आप तो जानते हैं पॉर्न साइट से लेकर के हम लोगों ने किस किस चीज़ के बारे में शुरू से हम बोले। तो हमारा जो सब तरफ से कोई चीज़ की जानकारी मिलती है, कुछ समझते हैं, उस पर तो अपना विचार रखते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप जान लीजिए कि हमने सब लोगों को कहा है कि आप भी सकारात्मक बात, जो पॉजिटिव है, नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। और आप जानते ही है, ये तो जो कोरोना का दौर चला है, बच्चों को भी घर से निकलना नहीं था, तो सब मोबाइल पर देखते हुए कभी कभी गुमराह न हो जाए। नई पीढ़ी के लोगों को सकारात्मक चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद बिहार का आर्थिक ग्रोथ डबल डिजिट में रहा है। कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। पूरी तत्परता के साथ लोगों की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है, इससे लोगों को फायदा होगा। किशनगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की तथा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समस्तीपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खनन एवं जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी तथा आरसीडी, डब्ल्यूसीडी, पीडब्ल्यूडी एवं भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। जहानाबाद के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने जिला कोषागार कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें पेंशन से संबंधित मामलों की जांच की तथा संबंधित मामलों का ससमय निष्पादन का निर्देश दिया। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्हें सिविल सर्जन की कार्यकुशलता के आधार पर चिकित्सकों एवं एएनएम की रैंकिंग जारी करने का निर्देश दिया, ताकि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों को पुरस्कृत किया जा सके। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड, मानव व्यापार विरोधी समिति, स्पॉन्सर एवं परवरिश योजना की समीक्षा की। सीतामढ़ी जिले में सरकार की योजनाओं का असर दिखने लगा है। किसान नीरज कुमार सिंह के 2000 वर्ग फीट के पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती की गई है। जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने वहां पहुंचकर इसका जायजा लिया। वैशाली के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी पंचायत चुनाव से संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छ, निष्पक्ष एवं सहभागितापूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने हेतु कोषांग का गठन किया। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कारगिल भवन में जिला समन्वय समिति की बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के दौरान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर अनामिका सिंह ने राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम से महिलाओं के राष्ट्र के विकास में योगदान को लेकर चर्चा की। चूंकि मैं शिक्षक की बेटी थी, तो मैं शुरू से ही मेरी बड़ी इच्छा रहती थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि समाज में ये ना कोई कहे कि बेटे से जो है बेटियां कम होती है। हमारे साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए पहुंची दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर अनामिका सिंह जी मौजूद हैं। वैदिक सनातन से ही है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत पलतल में पीयूष सरोसी बहा करो दुनिया के सुंदर समतल। और हमारी भारत की परंपराएं रही है कि हमारी मातृशक्ति को हमेशा पूजनीय माना जाता है। जहाँ तक आप देखिए आदिकाल से ही देखिए, जहाँ पर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी थे तो वहाँ पर रावण भी थे। तो ये तो सदियों से जो है वो परंपरा चली है कि जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी है। तो इसमें अब जब आज आधुनिक हम सभ्यता को लेते हैं तो बेटियाँ अभी भी बहुत कार्य कर रही है। आप किस क्षेत्र में देखिए जो हमारी बेटियां नहीं हैं। हमारे भाई के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो है ये सारा कार्यक्रम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद भी देती हूँ
कि ऐसा आप सेंसिटिव ये प्रोग्राम जो करवा रहे हैं, ये इससे हमारी महिला शक्ति जो है वो बहुत ही सबल हुई। भारत को राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने के लिए बेटियों का योगदान बहुत ही अहम है। तमाम क्षेत्र में, चाहे वो वायुयान का क्षेत्र हो या वैज्ञानिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बेटियां आगे जा रही हैं। और आप भी पूर्वांचल की बेटी हो के आज पूरे दिल्ली दक्षिणी नगर निगम की मेयर हैं, और बताइए बेटियों के लिए क्या अपील होगी? प्रकृति ने नारी को सशक्त बनाया है, वह मानसिक और शारीरिक रूप से सबल होती है। इसलिए आप आज बोले कि किस क्षेत्र में आज जो बेटियों को यदि जिम्मेवारी दी जाती है तो हर एक क्षेत्र में बेटियां जो है वो सबल होती है और अपना परचम जो है वो बड़ा ही स्वकर जो है पॉजिटिव जो है लहरा रही है। इसलिए नारी हर एक क्षेत्र में सर्वोपरि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26वें हुनर हाट का किया उद्घाटन। कहा, देश की अर्थव्यवस्था में हस्तकार का बड़ा योगदान। अनंतनाग के जंगल में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में बरामद किए हथियार। रिंकू शर्मा हत्याकांड में क्राइम ब्रांच का एक्शन, 4 और आरोपी गिरफ्तार। बिहार में 1 मार्च से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल। दिल्ली मेट्रो को पूरी क्षमता से चलाने की तैयारी, सभी सीटों पर बैठने की मिल सकती है अनुमति। भारत फिर दुनिया के टॉप 15 संक्रमित देशों की सूची में शामिल। महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों में एक्टिव केस फिर से बढ़े। बेंगलुरु हिंसा मामले में कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 3 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। आज सुबह दिल्ली में छाई धुंध, तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, CPAC में लेंगे भाग। करीना कपूर और सैफ के घर आया नन्हा मेहमान, बेबो ने दिया बेटे को जन्म। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम अभी चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक से लौटकर फिर हम आपसे बात करते हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। 2021-22 के केंद्रीय आम बजट को लेकर भाजपा करोलबाग जिला दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने 20 फरवरी को मोती नगर में कार्यक्रम इंटेलेक्चुअल मीट ऑन बजट आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों को शामिल कर बजट पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नई दिल्ली सांसद मीनाक्षी लेखी और भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता शामिल हुए। इसके अलावा भाजपा के कई नेता और निगम पार्षद भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने देश के विकास के लिए इस बार के बजट पर उम्मीद जताते हुए राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम से बात की। 26 जुलाई 2019 को आदरणीय श्री ओम बिरला जी, जो कि अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उनके द्वारा आपको चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग आपको अपॉइंट किया गया। एक बहुत ही पावरफुल कमेटी की आप एक बहुत ही पावरफुल चेयरपर्सन है, और हमें आपके यहाँ आने से मुझे लग रहा है कि हमें भी एक बहुत बड़ी पावर का संचार हमारे बीच में भी हो रहा है आपके यहाँ पर आने से। इस बजट को हम केवल एक अकेले रूप में देखें वो गलत होगा। ये बजट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस का हिस्सा है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस शुरू होती है 2014 से। 2014 का पहला पड़ाव हमारा शुरू होता है सिर्फ 4 महीने के अंदर जनधन के खाते हमने जो खोले। किसी को ये बात तब पल्ले नहीं पड़ी थी। हम सब ने मिल के जाके नारायणा गांव जा रहे हैं, 10 गराज जा रहे हैं, पटेल नगर जा रहे हैं, जाके कैंप्स लगाए थे। आप सबने मदद की थी मेरी, सबने लगाए थे। और उसका कारण जो है वो यही था कि जो लोग
अर्थव्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है। जो सब बोलते थे ना कैश इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी का नुकसान ये था कि आज अगर हमें एक भारत की सरकार की एक स्कीम आई कि जितने वेंडर्स हैं उनको 10-10 हजार रुपए स्वनिधि के माध्यम से दिया जाएगा, तो स्कीम सरकार बनाएगी और वो 10-10 हजार रुपया किसी की जेब में जाएगा। तो उन सबको हिस्सेदारी में शामिल किया और उससे हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की नींव रखी और सिर्फ 4 महीने के अंदर 40 करोड़ के आसपास खाते खोले गए। 4 महीने के अंदर 40 करोड़। तो आप एक इनएफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम देखिए जो उनको दरवाजे के अंदर घुसने नहीं देता, एक एफिशिएंट सिस्टम देखिए कि उनके घर जा जाके खाते खुलवाए जाते हैं और किस तरीके से सरकार अपने काम को जमीन पर पार्टी के माध्यम से उतारती है और वो काम हमारी सरकार ने करके दिया। और सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उनको गर्व होना चाहिए कि इस देश निर्माण में हम सबका भी सहयोग है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर आप मान लीजिए मैं एक सांसद हूँ और एक कोई कॉर्पोरेटर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कॉर्पोरेटर अगर अपने हिस्से का काम, मंडल अध्यक्ष अपने हिस्से का काम ईमानदारी से पूरा करता है, सांसद अपने हिस्से का काम अपने संसदीय क्षेत्र को अच्छे से देखता है, तो वही देश निर्माण है। क्योंकि जब तक जमीन पर उतरकर हम लोग अपने अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो बजट कुछ भी नहीं होगा और बजट पर हम बात करने लायक नहीं है क्योंकि हर चीज का असर जमीन पर दिखना चाहिए। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी और मैं ये समझता हूँ कि ये बजट भविष्य के अंदर भारत के निर्माण की, भारत के मजबूती की नींव रखेगा और हम लोग इस बजट को बड़ी माइक्रो तरीके से इसको पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें और उस बजट की खूबियों के बारे में लोगों से जरूर डिस्कशन करें। दिल्ली में लगभग 8,000 करोड़ रुपया डीडीए को दिया गया जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जिससे नए नए पार्क बनेंगे, सीवरेज सिस्टम सही होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। और इसके साथ ही साथ मैं दिल्ली के लिए एक बात बताऊं, दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है। अभी एक ग्रीन सेस एनवायरनमेंट में काम करने वाली एक इंटरनेशनल संस्था है, उसने रिपोर्ट सौंपी है जिसमें दिल्ली के अंदर आज पूरे विश्व का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर हो गया है और 54,000 मौतें पिछले साल सिर्फ पोल्यूशन के कारण हुई, जिससे 56,000 करोड़ रुपए का मॉनेटरी लॉस उन्होंने दिखाया है कि 56,000 करोड़ रुपए का मॉनेटरी लॉस हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है जिसमें केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से बहुत से कदम उठाए, चाहे वो पार्क के डेवलपमेंट की बात हो या ईस्टर्न पेरिफेरल हो या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, जिससे ट्रकों की आवाजाही दिल्ली के अंदर ना हो और बाहर ही बाहर निकल जाए और पोल्यूशन दिल्ली में ना हो। और इसी तरह मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं, बदरपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर बदरपुर में एनटीपीसी की 885 एकड़ लैंड है जो पूरी लैंड भारत सरकार वर्ल्ड का सबसे बड़ा इको पार्क बनाने जा रही है, जहां पर जू भी होगा, जहां साइकिल ट्रैक होगा, वो अद्भुत चीज होगी, अद्भुत दृश्य होगा। वहां विश्व का जो सेकंड लार्जेस्ट इको पार्क है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इको पार्क बनने जा रहा है। ये दिल्ली वालों के पर्यावरण के लिए, प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की बहुत बड़ी सौगात है। वो द्वारका में भारत अभिनंदन पार्क हो, बंधन पार्क हो, या बुराड़ी में डायवर्सिटी पार्क हो, या ईस्ट दिल्ली में बायोडायवर्सिटी पार्क हो, इस तरह भी बहुत सारी योजनाएं दिल्ली को भी दी हैं। 1 फरवरी को हम सभी ने देखा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत ही सुंदर एक बजट पेश किया। अगर उसकी पहली सर्वप्रथम उल्लेखनीय बात कहूं तो ये आएगी कि वो पहला एक ई बजट था, पेपरलेस बजट था। देश का बहुत बड़ा राजस्व इस प्रकार से बचाया गया, पर्यावरण की चिंता हुई और सभी के हाथ में इसकी सराहना, ग्लोबली इसकी सराहना हुई। और इस दौरान देखा कि 2.38 करोड़ रुपीस
जो कि केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि कहाँ वो हॉस्पिटल बनेंगे, कहाँ क्लिनिक बनेंगे, इतना बड़ी राशि उसके लिए अलग से रखी है। और पिछला वर्ष कोई मुझे बताने में आप लोगों को संकोच नहीं, आप सभी ने उसको देखा भी, कैसा वर्ष हमारे बीच में निकला, कैसा वर्ष गया। ये तो ईश्वर की कृपा रहेगी या केंद्र की हमारी सूझबूझ रहेगी, बहुत ज्यादा जो चीजें फैल सकती थी फैलने में हम लोग अंकुश लगा पाए। और एक जमाना हुआ करता था कि जिस समय हम लोग बाहर के मुल्कों पे आश्रित रहते थे किसी भी चीज के लिए, लेकिन ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज कोरोना वैक्सीन को ना ही निर्मित कर रहे हैं, बल्कि बाकी जो लगभग 20-25 देशों के अंदर हम उनको दे भी रहे, भेज भी रहे। ये बजट सर्वस्पर्शी है, समावेशी है। ये बजट भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला बजट है। ये बजट इस देश में युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। ये बजट इस देश के अंदर महिलाओं के अंदर समान अवसर पैदा करने वाला बजट है। ये जो बजट है वो गांव गरीब किसान के लिए बजट है। ये जो बजट है ये देश की 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस बजट के जो मैं देखता हूं 3 मुख्य संकल्प जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और केंद्रीय वित्त मंत्री जी के हैं कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने का जो संकल्प है उसकी दिशा में बढ़ता हुआ कदम। दूसरा जो कदम है भारत को 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनाने वाला जो संकल्प है उस दिशा में बढ़ने का एक कदम। तीसरा जो उनका संकल्प है कि गांव में किसानों की आय को दुगना करना है उसकी दिशा में बढ़ता हुआ कदम। क्योंकि इस बजट की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। इस बजट की जो आत्मा है वो गरीब में बसती है। गरीब कल्याण के अनेकों इसके अंदर प्रावधान है। इतना अच्छा बजट जो देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला बजट है, इस पर जो परिचर्चा हुई और मैं समझता हूँ ये देश के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को मदद पहुंचाने वाला बजट है। भारत को मजबूती प्रदान करने वाला बजट है। भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला बजट है, जिसमें भारत के सामान्य से सामान्य व्यक्ति को इलाज मिले, जिसमें प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना है, गरीबों महिलाओं को उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिले, और जो जनौषधि केंद्र योजना है जिसमें सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, और बजट के अंदर रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें और देश में युवा रोजगार बढ़े। युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है। इसमें रोजगार की पूरी संभावना है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जब 1,18,000 करोड़ रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया गया, 1,21,000 करोड़ रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का 35% तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और युवाओं में नए नए स्टार्टअप में वो जाएं और देश के अंदर वो रोजगार देने वाले बने। इससे देश मजबूत होगा, रोजगार भी लोगों को मिलेंगे और जो अपने देश की पूंजी वो देश में रहेगी, ये देश को मजबूती प्रदान करेगी। आज का कार्यक्रम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो हमारी वित्त मंत्री भारत सरकार बहन निर्मला सीतारमन जी हैं, उनके द्वारा जो इस दशक का पहला बजट 2021-22 का 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया, उसके बारे में समाज के प्रमुख लोग जो समाज के विभिन्न हिस्सों में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे लोगों के मार्गदर्शन के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जो समाज के लोगों को इस बजट के बारे में जानकारी दे सके कि आदरणीय मोदी जी के राज में किस प्रकार ये बजट पेश किया गया है। जो समाज के चहुमुखी विकास के लिए ये बजट है, समाज के हर वर्ग का ध्यान रखकर ये बजट बनाया गया है। 75 साल से ऊपर के लोगों का भी इसमें ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए पहली बारी जो 16.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण की व्यवस्था इस बजट में रखी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट के अंदर जो
प्रावधान किए गए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 2.5 गुना बढ़ोतरी की गई है बजट के अंदर, उन सभी विषयों की बारीकियों के बारे में हम जैसे लोगों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और सीए, डॉक्टर्स और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, इन सभी को अवगत कराने के लिए हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भाई आदेश गुप्ता जी और हमारी नई दिल्ली की सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी, हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जो आज का बजट सेशन था, जो हमारी केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया था, आज उसी बजट के ऊपर हमारे मंडल के अंदर जिले की ओर से कार्यक्रम किया गया था, जिसमें हमारे सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने हर मुद्दे पर एकदम बारीकी से जो हमारे बुद्धिजीवी समाज के महानुभाव गणमान्य आए थे उनके समक्ष रखा। और मुझे लगता है कि जिसके मन में भी थोड़ी बहुत शंकाएं थी, आज वो शंकाएं भी दूर हो गई होंगी। ये जो बजट आया है, यह नरेंद्र मोदी का देश का सपनों का भारत है, जिसका उद्देश्य है कि किस प्रकार से यह बजट देश को आत्मनिर्भर बनाएगा और समतामूलक समाज बनाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर 137% की वृद्धि की गई है हेल्थ के अंदर। जो हमारे समाज में जो ऐसे लोग जो कि व्यथित हैं, जिनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती है, उनको इस बजट के द्वारा वो सुविधाएं मिल पाएंगी। साथ ही साथ इस बजट के अंदर जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है, जो कि घर घर लोगों को पानी पहुंचाएगा। पहले क्या होता था कि दूषित मात्रा में लोगों को पानी मिलता था, जिससे बीमारियां होती थी और बच्चे प्रदूषित होते थे, लेकिन यह बजट ऐसा है जो जल जीवन मिशन की तरह पूरे गाँव घर घर में पानी को पहुँचाएगा और आने वाले समय में हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तीसरी चीज़ है PLI स्कीम, एक शुरुआत की गई है, जो मैं CEO जानता हूँ इसको, कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत ये हुआ है कि जो हमारे कामगार हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनको इंसेंटिव मिलेगा कि किस प्रकार से वह इस देश को आत्मनिर्भर बना सके। इस प्रकार से यह देश 5 मिलियन जो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसको हम 2024 में अचीव कर सके। उस तरह से आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई है। आज का ये जो कार्यक्रम आपके सामने हुआ, जिसमें श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और भाजपा के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी मुख्य वक्ता रहे इसमें। और इसके अंदर जो कंसेप्ट था, जो विचार था, वो ये था कि जो यूनियन बजट 2021-22 जो पेश हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, आदरणीय मोदी जी ने और निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बजट रखा है, वो बजट जन जन तक पहुँचे। उसके तहत आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसके अंदर बीजेपी, भले ये बीजेपी ने अरेंज किया, लेकिन इसमें बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था। इसमें जो क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग था, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था, वो हमने इनवाइट किया था। इस कार्यक्रम में केवल 8 से 10% बीजेपी का कार्यकर्ता था और 90% जो था वो बुद्धिजीवी वर्ग था। उसमें क्षेत्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, रिटायर्ड कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, डिफेंस पर्सनल्स थे, ऐसे करके कई टीचर्स भी आए थे इसके अंदर, कार्यक्रम के अंदर। और डॉक्टर्स भी बहुत सारे इस कार्यक्रम में थे। एम यही था कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल जो है, जो जनता है, उसके अंदर हम इस कार्यक्रम को रखें, बजट के ऊपर हम इसके ऊपर चर्चा करें, ताकि वो बजट जो मोदी जी ने पूरे देश के लिए जन जन का, गरीब तक, तबके तक को भी सोचते हुए जो रखा है, वो जन जन तक पहुँचे, पूरी जनता में पहुँचे। इसको लेकर आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। राष्ट्र प्रथम के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका तो जो राष्ट्र प्रथम का नाम है, वही सबसे बड़ा संदेश है। सबके लिए यही संदेश है, राष्ट्र प्रथम। देश बचेगा तो सब बचेगा, देश का विकास होगा तो सबका विकास होगा। ले दे के राष्ट्र प्रथम। आज की जो बजट की जो बैठक थी, बौद्धिक लोगों को बुलाया गया था, और स्पेशली जो अपने समाज में बौद्धिक समाज से, जैसे डॉक्टर, CA और व्यापार क्षेत्र से जो लोग आते हैं, आदरणीय मोदी जी द्वारा जो आज 2020-2021 बजट जो लाया गया है अपने देश में, इस स्वर्णिम काल में ये जो बजट रहा, वो आर्थिक रूप से समृद्ध भारत की उन्नति के लिए है। और इस संदेश को आपके माध्यम से और अपने हर कार्यक्रम के माध्यम से अपने जनता तक, अपने पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। इस सुंदर बजट का सभी लोग हृदय से स्वागत कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि राजनीति और राष्ट्रनीति और उसके बाद अर्थनीति की जो योजना है,
उसमें देश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है। प्रतिदिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।